नाजरीन, पाकिस्तान में एक नए मार्शल लॉ की बाकायदा ईंट रख दी गई है, जिसके बाद अदलिया को मफलूज करने और निज़ाम इंसाफ को लपेटने की कोशिश जारी है। रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम पास करने वालों ने कल रात को ही कुछ ऐसे कवानीन पास कर दिए हैं, जिसके बाद अदलिया के पास रही सही ताकत को भी खत्म करने के बंदोबस्त किए गए हैं और आर्मी एक्ट में भी मार्शल लॉ तरमीम सामने आई है, जिसके बाद कौम के अंदर मायूसी के साए फैल रहे हैं। लेकिन जब हम तारीख पर नजर दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि ऐसे ही हालात होते हैं जिनसे इनकलाब फूटता है। जब तक अदालतों के अंदर इंसाफ की फराहमी का यकीन रहता है तो तब तक इनकलाब की राह हमवार नहीं होती। लेकिन जब लोग इंसाफ को तरसने लग जाएं और रियासत माशी तौर पर इस कदर तबाही का शिकार हो जाए कि लोगों को खाने के लाले पड़ जाएं, तो फिर इनकलाब आया करते हैं और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाया करते हैं। इस इनकलाब की पहली बाकायदा निशानी यही है कि पूरी कौम इस जालिम निजाम को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है, जबकि दूसरी जानिब अदलिया के अंदर से भी भरपूर मज़ाहिमत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहबान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया है कि वो फौरी तौर पर 26वीं आईनी तरामीम के मुतालिक फैसला साजी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। इस हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती बुनियाद पर 4 नवंबर को फुल कोर्ट इजलास बुलाने की हिदायत भी की थी, जिसे रजिस्ट्रार ने शाया नहीं किया। जिसके बाद दोनों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक मुश्तरका खत लिखा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान इस निजाम के सामने डट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अदलिया की आजादी के लिए मज़ाहिमत होती रहेगी। तारीख हमें बार बार बताती है कि मार्शल लॉ नाफिज करके इक़्तिदार को तूल देने वाले हुक्मरान हमेशा अवामी गजब का शिकार रहते हैं और तारीख के कूड़ेदान में पड़े होते हैं। जब हम दुनिया की तारीख पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि मुख्तलिफ खितों पर हुक्मरानी करने वालों में चंद ऐसे भी थे जिनको इक़्तिदार इख्तियार के नशे ने अक्सर ऐसा मदहोश किया कि वो जालिमो जाबर बन बैठे। ये वो लोग थे जो अपने जाती मफादात के असीर थे। इनकी इसी खुद गर्जाना सोच ने इन्हें अपने इक़्तिदार की ताकत के बेरहमाना इस्तेमाल पर उकसाया और वो अपनी जात की तस्कीन और मकासद की तकमील के लिए इंसान से दरिंदे बन गए और यूं बेशुमार इंसानी जानों के ज़िया और बेअंदाजा तबाही और बर्बादी का बाइस साबित हुए। इनमें से हर हुक्मरान ने ताहयात हुक्मरानी का मंसूबा बनाया था, लेकिन चंद ही सालों के बाद उनकी हुकूमतों का तख्ता भी उल्टा और कुछ तो खुद भी इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। पाकिस्तान में 4 बड़े डिक्टेटर आए, लेकिन अदलिया को मुकम्मल तौर पर मफलूज करने और कौम पर जुल्म और जबर करके इनको कंट्रोल करने के बावजूद भी चंद ही सालों में उन्हें इक़्तिदार से भागना पड़ा। पाकिस्तानी डिक्टेटरों में सिर्फ जियाउल हक था जो मजहबी बुनियाद पर सपोर्ट लेकर 10 साल तक हुक्मरान रहा, लेकिन फिर वो भी अंदरूनी रद्दमल का शिकार हुआ। जनरल अयूब जंग जीतकर भी इक़्तिदार से बेदखल हुआ और जनरल यहिया एक जंग हार कर जिल्लत और रुसवाई के साथ वापस गया, जबकि परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस को भी उतार दिया था और पूरी अदलिया को मफलूज करके अपनी मर्जी के जजेस लगा दिए थे। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी इसे इस कदर अवामी रद्दमल का सामना करना पड़ा कि बिलाखिर चीफ जस्टिस को भी बहाल किया गया और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हलफ लेने वाले जजेस के खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई और उन्हें गट जाना पड़ा और फिर मुल्क में आम इंतखाबात करवाने पड़े। अगर कोई सोचता है कि वो अदालतों पर कंट्रोल हासिल करके और अपनी मर्जी की कानून साजी करके अपने इक़्तिदार को तूल दे सकता है तो यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और ऐसे हालात में अगर माशी तबाही भी साथ जुड़ जाती है तो फिर अवामी इनकलाब का रास्ता हमवार हो जाता है, क्योंकि गुब्बारे को तब तक ही फुलाया जा सकता है जब तक उसके अंदर हवा की जगह मौजूद रहती है, लेकिन जब हवा का प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर गुब्बारा भी फट जाता है। यही फितरत का उसूल है और जिस तरह पाकिस्तान में आजकल हालात पैदा किए जा रहे हैं तो बढ़ता हुआ ये अंधेरा एक नई सुबह की नवीद लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि इनकलाब के तमाम लवाजमात पूरे किए जा रहे हैं। ये वतन तुम्हारा है, इसलिए आप सड़क पे खड़े हो जाएं और किसी से पूछें वो पाकिस्तान में इस तरह का निजाम चाहता है तो जवाब मिलेगा बिल्कुल भी नहीं, मुझे धांधली चोर चकारी से पाक वतन चाहिए। इस वक्त मुल्क की रायमा एक तरफ खड़ी है, जबकि चंद अफराद ताकत के जोर से इस रायमा की मुसलसल तुहीन करने पर तुले हैं। फ्रांस में भी इनकलाब से पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फ्रांसीसी अवाम एहतजाज कर रहे थे और अशराफिया का छोटा सा टोला एहतजाजियों को मुल्क दुश्मन शरपसंद बैरूनी एजेंट और बागी करार देकर पकड़ दकड़ मार दाड़ में मसरूफ था। आज बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज करने वाले के खिलाफ पर्चा कटता है। आज पुरअमन सियासी सरगर्मी करने वाले जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिए जाते हैं। आजकल हुकूमत के खिलाफ अवाम का पुरअमन मुजाहरा उनकी गिरफ्तारी पर जाकर मुंतज होता है। आम आदमी के खिलाफ जालिम आखिरी हद से आगे गुजर गए। इनकलाबे फ्रांस के जमन में आपने वो किस्सा तो जरूर पढ़ा होगा कि उसके हुक्मरान अपने मुल्क के आम आदमी की माली तौर पर हालतेजार से इतने लाताल्लुक और बेहिस हो गए थे कि जब अवामी एहतजाज हुआ तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि लोगों के हालात क्या हो चुके हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से हम सबको ये सवाल करना होगा कि क्या वतन अजीज के आम आदमी के माली हालात भी आजकल इनकलाबे फ्रांस से पहले वाले फ्रांस के हालात की तरह नहीं जा रहे। मगरिब के मशहूर फलसफी तारीखदान विल डोरन ने अपनी किताब हीरोज ऑफ हिस्ट्री में इसी तरह के हालात पर फ्रांस पे काबिज अशराफिया का अहवाल लिखा। डोरेंट लिखते हैं कि मलका फ्रांस पेरिस से 23 मील दूर खूबसूरत महल में रहती थी। गरीब महंगाई और हुकूमती टैक्सों से तंग आ गए और रोटी रोटी के नारे लगाने लगे, जिस पे मलिका ने अपनी कौम की तुहीन में हतक आमेजी की रेड लाइन क्रॉस
पास कर दी। मलका मैरी बोली, अगर इनको रोटी नहीं मिलती तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। जब फ्रेंच इनकलाबियों का बफरा हुआ हुजूम इस खूबसूरत महल में पहुंचा तो पहले इसके शोहर किंग लोई फिर मलिका को सरकारी गाड़ी में बिठाकर कत्लगाह लाया गया। किंग लोई को देखकर लोगों के जो हाथ में आया दे मारा। मलिका ने मरने से पहले फरमाइश की कि मुझे मातमी लिबास पहनाओ। फ्रांसीसियों ने उसे गंदे कपड़े देकर कहा कि पहरेदारों के सामने शाही कपड़े उतारकर आम औरतों वाले कपड़े पहनो। फिर हाथ पीछे बांधे गए। मलिका के सर के बाल काट दिए गए। घास ले जाने वाली घोड़ा गाड़ी के ऊपर जलाद के साथ बिठाकर मलिका अवाम के सामने लाई गई। 16 अक्टूबर 1793 12:15 पर मलका मैरी को ग्लूटेन के नीचे लिटाया गया। मुंह सामने पाकर गिड़गिड़ाई, माफियां मांगी, मगर उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। लाश गंदगी के एक गड्ढे में फेंकी गई जिसका कोई नामो निशान नहीं मिला। उसी मलिका और बादशाह ने नौजवान इनकलाबियों, इनकलाबी खवातीन, बुजुर्गों, शायरों और दानिश्वरों को मार मार कर फ्रांस के कब्रिस्तान भर दिए थे। किंग लोई के सर का फुटबॉल बनाया गया और कई घंटे तक लोग उसके सर से फुटबॉल खेलते रहे। पैस कह गए, हम देखेंगे। 17वीं सदी में बरतानिया बादशाह से जमहूरियत के इर्तिकाई सफर की तरफ गामजन था। शाह चार्ल्स ने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया जिस पर जमहूरी जदोजहद के एक नए दौर का आगाज हुआ। पार्लियामेंट ने शाही दस्तों का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज तश्कील दी जिसकी क़यादत ओलिवर क्रॉमवेल ने संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल ओलिवर क्रॉमवेल की क़यादत में जमहूरियत पसंदों को कामयाबी नसीब हुई और 30 जनवरी 1649 को शाह चार्ल्स का सर कलम कर दिया गया। तवक्को तो ये थी कि इस फकीदुल मिसाल कामयाबी के बाद जमहूरियत की सुबह खुश जमाल का सूरज तुलू होगा, लेकिन एक बार फिर आमरीयत का ग्रहण लग गया। जनरल ओलिवर क्रॉमवेल ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी का मजाक उड़ाया। 3 सितंबर 1658 को जनरल ओलिवर क्रॉमवेल मलेरिया के बाइस मर गया तो उसके बेटे रिचर्ड ने इक़्तिदार संभाला। अवामी बगावत के नतीजे में रिचर्ड को माजूल होना पड़ा तो जिलावतनी की जिंदगी गुजारने वाले शाह चार्ल्स दोम को बुलाकर इनाने इक़्तिदार उसके हवाले कर दी गई। पार्लियामेंट में मुतालबा हुआ कि क्रॉमवेल का ट्रायल किया जाए तो ये सवाल खड़ा हुआ कि मुद्दे से सवाल जवाब कैसे किए जा सकते हैं। इस पर कानूनी माहिरीन ने ये राय दी कि क्रॉमवेल की हड्डियां निकालकर उनसे सवालात किए जाएं और जब उनकी तरफ से कोई जवाब ना आए तो इसका मतलब ये लिया जाए कि ओलिवर क्रॉमवेल ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। उसके बाद अदालत फैसला सुनाई। चुनाचे ओलिवर क्रॉमवेल की कब्र खोदकर उसके ढांचे को जंजीरों में जकड़कर कटहरे में लाया गया। उसे फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई गई। जवाब ना मिलने पर खामोशी का ये मतलब लिया गया कि मुलजिम ने सेहते जुर्म से इनकार किया। ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फांसी की सजा सुना दी तो अलामती तौर पर उसका सर कलम करके बाकियात फेंक दी गई, जबकि खोपड़ी निशाने इबरत के तौर पर पार्लियामेंट के बाहर एक खंबे से लटका दी गई। हम गोरों की तरह नहीं बने जिन्होंने शौर बेदार होने पर क्रॉमवेल की हड्डियां कब्र से निकालकर उसका ट्रायल किया या फिर शाह चार्ल्स अव्वल को तख्तादार पर लटका दिया। हम तो वजादार रहम दिल और बामुरवत लोग हैं। हम रोमानियों की तरह मुंतकी मिजाज और संगदिल भी नहीं जिन्होंने अपने डिक्टेटर निकोली चाओशेस्को को मुख्तसर ट्रायल के बाद फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से भून डाला। हम ईरानियों की तरह पत्थर दिल भी नहीं जिन्होंने रजा शाह पहलवी को मरने के बाद भी वतन वापस आने की इजाजत न दी। हम फ्रांसीसियों जैसे जल्लाद सिफत भी नहीं जिन्होंने शाह लोई शिशम को ग्लूटेन से मार डाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।